नमस्कार, कड़क इलेक्शन में आपका स्वागत है। और बिहार चुनाव बिल्कुल पिक पकड़ लिया है और वहां पर अब देखिए कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाएं हुई हैं, उसके बाद से एनडीए में भी उत्साह है। तो दूसरी तरफ जब से तेजस्वी यादव को सीएम चेहरा घोषित किया महागठबंधन की तरफ से किया गया है, कांग्रेस से जो उनकी जो लड़ाई थी वो खत्म हुई है। अब खत्म होने की तो बात अब हुई है नहीं हुई तो आगे देखने की बात है, लेकिन उसके बाद तेजस्वी यादव का फॉर्म भी बिल्कुल टॉप पे चल रहा है। अब तेजस्वी यादव एक तरह से जनता के बीच में जा रहे हैं, अपने आपको सीएम बता भी रहे हैं। अपने राघोपुर में भी जब गए, कार्यालय का उद्घाटन किया तो उन्होंने ये कहा कि वो सीएम बन गए, मतलब उन्होंने सीएम बना दिया उन्हें, इस तरह से बातें कर रहे हैं। और वहीं जहाँ पर तेजस्वी के जो भाई हैं तेज प्रताप यादव, उन्होंने एक बार फिर कहा है कि वो मर जाएंगे लेकिन दोबारा आरजेडी पार्टी में नहीं आएंगे। ये तमाम जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं बिहार में। अब जैसे जैसे चुनाव का जो पहला चरण बिल्कुल बहुत नज़दीक आ गया है, अब 6 नवंबर में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो दोनों जो गठबंधन है अपनी तरफ से पूरी ताकत झोंक दी है उन्होंने। और मिला जुला की स्थिति यही है कि अब मुकाबला बहुत कांटे का मुकाबला तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है, पहले भी रहा है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो महागठबंधन की गाड़ी है उसमें थोड़ी तेज़ी आने में टाइम लगा, उन्होंने काफ़ी समय बर्बाद किया है। तो अब ये कितना मेकअप कर पाते हैं इस पर डिपेंड करता है प्रशांत, क्योंकि ये हम तो बहुत दिनों से बात कर रहे हैं कि टक्कर तो है दोनों में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आरजेडी और कांग्रेस का जो वहाँ पर वोट बैंक और बाकी जो चीज़ें हैं वो कमज़ोर रही हैं। टक्कर तो पिछली बार भी चुनाव में दिया था, लेकिन इस बार इन्होंने बहुत जो समय है इन्होंने इतना वेस्ट किया है। लेकिन अब तेजस्वी यादव अपना कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, वो कह रहे हैं क्योंकि जो मिसिंग था अभी तक उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल थोड़ा बैकफुट पे थे। अब वो जब से कांग्रेस ने कहा है, उनके जो तालमेल की जो बातें हो गई हैं उसके बाद से वो अब अपने आप को सीएम मान एक तरह से जनता के बीच में पेश कर रहे हैं, भावी सीएम के तौर पर पेश कर रहे हैं वो। अब दरअसल यही उनकी कसक भी थी कि अब चुनाव के बाद जो परिणाम होगा सो होगा, लेकिन चुनाव के पहले क्योंकि जो समूचा विपक्ष है उनके पास अगर सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा विधायकों वाला और बड़े दल के तौर पर कोई दल है तो वो आरजेडी ही है। तो वो ये मान रहे थे कि सर्वसम्मति से ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि वो उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो वो एक स्वाभाविक तौर पर अब मुख्यमंत्री खुद को मानते हैं अगला अगर सत्ता परिवर्तन होती है तो। लेकिन इस बात पर उनके सहयोगी दल ही अभी तक तैयार नहीं थे। लेकिन जो ये कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया है, लगता ये है कि ये एक भारी दबाव के बाद ऐलान, क्योंकि गहलोत साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और जब राहुल गांधी से उनके साथ में रैली हो रही होती है, जब राहुल गांधी मंच पर मौजूद होते हैं, तब तेजस्वी ये कहा करते थे कि यहाँ तो जो पॉलिसीज चल रही है वो डुप्लीकेट पॉलिसी है, ओरिजिनल तो मेरे पास है और सीएम भी मेरे जैसा ओरिजिनल ही आपको चाहिए ना कि डुप्लीकेट चाहिए। मतलब वो ये बात स्वयंभू घोषित तौर पर खुद कह रहे थे। लेकिन सबसे खास बात ये है कि जिस तरीके का ऐलान कांग्रेस पार्टी की ओर से किया गया, अपेक्षा ये थी तेजस्वी की राहुल गांधी ये बात कह दें, लेकिन राहुल गांधी की जुबान से ये बात नहीं आई। फिर जिस तरीके से वो सोशल मीडिया के जरिए गाहे बगाहे अपनी बात रख देते हैं, इस बात को लेकर के बढ़ चढ़ करके राहुल गांधी की ओर से बहुत ज्यादा प्रचारित प्रसारित करने का मूड नहीं दिखाई दिया। तो अगर दबाव कांग्रेस पार्टी पर बना तो फिर अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसकी घोषणा कर दी कि अब कहीं कोई गलत संदेश ना चला जाए। लेकिन लगता है कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। और ये चीज जनता के बीच किस तरह का असर डालेगी ये तो चुनाव परिणाम में होगा, लेकिन ये तेजस्वी यादव के मन पर अच्छा असर डालने वाली तो बात नहीं थी, ये तो साफ हो गई इतने दिनों तक अगर कांग्रेस ने इस बात को इतना डिले किया। और अभी बेशक वो दोनों पार्टियां कह रहे हैं कि आपसी जो मतभेद भुला दिए हों, करवाहट दोनों तरफ से है। अभी भी देखिए कि अब देखने वाली बात यह होगी कि जब चुनाव प्रचार के लिए राहुल गांधी जब बिहार में दोबारा आएंगे, एक ऑलरेडी अगर सचमुच में दोनों पार्टियों को मुझे पैचअप हो गया होता तो अब तक तो राहुल गांधी को वहां पर उतर जाना चाहिए था, क्योंकि जब आपने ऑलरेडी इतना डिले कर दिया है तो कायदे से तो आपको आना चाहिए, मेकअप करना चाहिए। लेकिन अभी तक फिलहाल तो राहुल गांधी के चुनाव कार्यक्रम की कोई बात नहीं है। आने वाले शायद पता ये खबरें हैं कि आने वाले हफ्ते में आएंगे, लेकिन तब तक तो चुनाव और नजदीक हो जाएगा। आज आप 25 अक्टूबर हो गया है, मुश्किल से एक हफ्ते का टाइम प्रचार के लिए बचा हुआ है। अगर उसको भी अगर आप ठीक से यूटिलाइज नहीं कर, ऑलरेडी आप एक महीना आपका इसमें बिल चुका है कि कौन कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगा, तो मैसेजिंग तो साफ नहीं हो। लेकिन फिलहाल अब तेजस्वी के पास कोई चारा नहीं है और पूरी ताकत झोंक दी उन्होंने, क्योंकि उनको पता है कि चुनाव उनके लिए, ये चुनाव वैसे भी प्रशांत तेजस्वी के लिए सबसे क्रिटिकल है, डू और डाई है उनके लिए। बाकी नेताओं की तो बात करें ना करें, वो तो चलिए हर कोई सीएम बनना चाहता होगा या आगे बढ़ना चाहता चुनाव में जीत कर, लेकिन तेजस्वी यादव जानते हैं कि ये चुनाव उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल।
और तेजस्वी को ये लग भी रहा है कि अगर इस बार नहीं तो फिर तो बहुत लंबा वक्फा हो जाएगा सियासत में उन्हें काबिज स्थापित होने के लिए। लेकिन जो बहुत ख़ास बात ये है कि एक मुख्यमंत्री और एक उप मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करने की बात आ रही थी, आखिरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दिया गया। मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर दिया गया। ये उनकी खुद की मांग थी। वो तो जैसे तेजस्वी यादव खुद को मुख्यमंत्री बताते रहे, वो उप मुख्यमंत्री बताते डिक्लेयर कर रहे थे पहले से, डिक्लेयर बस सार्वजनिक तौर पर एक साथ एक मंच से इसकी घोषणा नहीं हो रही थी और कांग्रेस पार्टी खासतौर पर नहीं कर रही थी। अब इसमें कुछ सवाल आरजेडी के, कांग्रेस के या इनके विरोधी, मतलब जो सत्ता पक्ष में, ये उठाने लगे हैं। वो ये कि उप मुख्यमंत्री अगर यहाँ पर सहनी को बना दिया जा रहा है तो क्या अति पिछड़े जितने भी वर्ग में जुड़े लोग हैं, जितनी भी जातियां हैं, क्या इनका ये पूरी तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं? ये एक बड़ा सवाल भी उनके बीच है। फिर वहीं पर अगर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की ओर से ये बात कह दी जाती है कि एक बार फिर से दरी फट्टा उठाने के लिए उनका समाज यहाँ पर उनकी नज़र में दिखाई दिया है, तो ये एक बड़ा सवाल है। वो इंटरेस्टिंग क्योंकि एक बड़ा वर्ग है कि 3% और 15% वाले बैठे हैं चेयर ये पे, कितना बड़ा और फर्क 18% वाले दरी बिछा रहे हैं। ये एक मैसेजिंग करने की कोशिश हुई थी ओवैसी की तरफ से कि मुसलमानों को किस तरह से वहां पर नीचे रखा जा रहा है। आरजेडी पार्टी जो है किस तरह से नीचे रखे, उन्होंने पिक्चर बजाते तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी ऊपर बैठे हैं, एक दरी पर एक मुस्लिम बैठकर उसको ठीक करा। तो ये एक मैसेज देने की कोशिश की है। लेकिन देखिए ये बातें बहुत असर नहीं डालेंगे प्रशांत। जो बिहार का कॉम्बिनेशन है मुस्लिम वोट का, तो बिल्कुल बल्क रूप से वहाँ गठबंधन को जाना, इसमें किसी को डाउट नहीं होनी चाहिए। वो ओवैसी कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर कुछ डेंट करें, सीमांचल में अपने कुछ कैंडिडेट को जीते, लेकिन उनको भी पता है कि पिछली बार भी उनको 5 जीते थे, उसमें से जाकर के मिल गए, आरजेडी से मिल गए, तो उनके लिए आगे खतरा आगे भी बना रहेगा। अगर जीत भी जाते हैं तो भी खतरा बना रहेगा उनके लिए, क्योंकि वो जो जीते थे वो फिर से उसमें चले गए। लेकिन एक बात तो है कि अगर वोटों का बंटवारा होता है तो ऐसे में जब हम सत्ता में परिवर्तन करवाने की ताकत के तौर पर प्रचार कर रहे हैं, तो अगर वोटों का बंटवारा होता है, वहाँ समीकरण, और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब रैली हुई है, तो जो बात कहने की कोशिश की गई है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तेजस्वी को सीएम और मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम घोषित करके, उस बात की काट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में शुरुआत में ही दिखाई दी। उन्होंने मंच से सबसे पहले यही बात कही कि मैं जिस वर्ग से आता हूँ ओबीसी से, नीतीश कुमार उसी वर्ग से आते हैं, और कर्पूरी ठाकुर के बेटे जो मंच पर साथ में मौजूद थे, प्रधानमंत्री ने कह दिया कि ये कौन थे, ये है एनडीए की ताकत जो ओबीसी को इस तरीके से काबिज करवा देती है। और ये जताने बताने की कोशिश की गई कि वहां पर सिर्फ एक पोस्टर बॉय बनाने की तैयारी है, और यहाँ पर ओबीसी को कितना महत्व दिया जाता है ये करके दिखाया गया है। और वो तो एक बीजेपी का एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। पड़ोस के राज्य यूपी में उन्होंने जिस तरह से जो ओबीसी को जिस तरह से अपने साथ जोड़ा है, पहले ये होता था कि ओबीसी में काफ़ी बंटवारा होता था। जो कांग्रेस के साथ कभी ओबीसी, अगर आप देखें परंपरागत रूप से कभी नहीं रहे, कांग्रेस के वोट बैंक में नहीं रहे। तो जब उस ओबीसी को जहाँ जहाँ आवाज़ स्टेट में मिलती रही, एक ज़माने में लालू यादव ने उनको काफ़ी वो किया, लेकिन बाद में वो धीरे धीरे जो मोस्ट ओबीसी अदर देन, तो हुआ यूँ कि लालू यादव के साथ ओबीसी थे, लेकिन जब वो उनकी सरकार बनी तो यादवों का इतना ज़्यादा वो आतंक हो गया कि वो छिटकने लगे। जो मोस्ट ओबीसी थे वो छिटकने लगे। उसके बाद उसको जोड़ा नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के साथ। आज भी वही स्थिति है कि जो बिहार में जो मोस्ट ओबीसी को ईबीसी बोलते हैं, वो अभी भी एनडीए के साथ इंटैक्ट हैं। और प्रधानमंत्री ने, जैसा प्रशांत ने बताया कि प्रधानमंत्री ने ही कोशिश की है, आवाज़ देने की कोशिश की है, वहाँ पर लोगों को बताने की कोशिश की है कि किस तरह से एनडीए ओबीसी को इंपॉर्टेंस देता है, कि बिहार का सीएम भी ओबीसी वर्ग से आते हैं और भारत के प्रधानमंत्री भी ओबीसी वर्ग से आते हैं। ऐसे में क्योंकि कोशिश कर रहे हैं असल में तेजस्वी, वो जो कोशिश अखिलेश यादव यूपी में करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको पता है कि जब तक ओबीसी को अपने साथ नहीं जोड़ोगे तब तक वो जो कहते हैं ना, वो जो मैजिकल पॉइंट, उससे आप दूर रहोगे। यही पूरी कोशिश लगी है उनकी। लेकिन समस्या ये भी है प्रशांत कि बिहार में जिस तरह से सामाजिक समीकरण है और वहाँ समाज का जो ताना बाना है, वहाँ पर जो ईबीसी हैं उनकी सीधी टकराहट यादवों से होती है। यादव वहाँ पर अब वो यादव नहीं है कि कोई पिछड़े वर्ग में है, वो बिल्कुल सॉरी, तो उनका एक प्रभुत्व है, उनका वो है, उससे काफ़ी परेशानी रही है। एक सामाजिक ताना बाना वहाँ का है। ये बात तो उनको खुद समझनी होगी, और शायद इसी के लिए वो संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये बात समझनी होगी कि क्या वो जिस तरीके से खुद को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, क्या वो वैसे ही दिखाई देते हैं? क्योंकि भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में घिरे, प्रॉपर्टी कितनी बनाई गई है, कैसे नौकरी के बदले ज़मीन ले ली गई, और ना सिर्फ आरोप लगे बल्कि लालू यादव पर जो आरोप लगे थे चारा घोटाले के,
वो वहाँ सजा याफ्ता हैं। मतलब कोर्ट में हर जगह उन्हें इस बात के लिए दोषी करार दिया गया है। तो जिस वर्ग की बात कही जा रही है कि ये पिछड़ा वर्ग है, ये उबर नहीं पाए हैं, ये पीछे रहे हैं, उसकी विपरीत व्यवहार दिखाई दिया कोर्ट में साबित भी हुआ है। और इसीलिए उस बात को अब स्टैब्लिश कर पाएंगे, ये बहुत दूर की कौड़ी हो और गई। इसमें एक चीज और जोड़ दूं आपको कि जैसे इन्होंने बहुत सारे वादे किए, नौकरियों के जो वादे किए हैं, हाँ। उसको बीजेपी उस तरह से एक्सप्लॉइट करे कि नौकरी के जमीन के बदले नौकरी वाली जो चीज है, तो उसको बीजेपी से जोड़े कि भाई अगर इतनी नौकरी का मतलब है कि इतनी जमीन दो और बिल्कुल। तमाम जो चीजें भ्रष्टाचार की चीजों करके, तो तेजस्वी जिस मुद्दे को ला रहे हैं, एनडीए उसको और उसका जो पंक्चर करने के लिए उसको जोड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार के मामले से जोड़ रहे हैं। और जो लालू प्रसाद और तेजस्वी उनकी जो तेजस्वी के फादर लालू प्रसाद और उनकी जो माता जी के राबड़ी यादव के जो राबड़ी के समय का जो शासन रहा है, बिल्कुल। उसके भ्रष्टाचार जंगल राज से उसको जोड़ा जा रहा है। यही सबसे बड़ी मुसीबत और है ये मोदी स्टाइल रहा है हमेशा से कि वो कभी भी अपने तुणीर से एक नया हथियार निकाल करके विपक्ष को जो है हतोत्साहित करें, उसकी बजाय अगर मोदी को निशाना बनाने की कोशिश की गई है तो उन्होंने हमेशा उसी हथियार का रुख मोड़ा है। जब उन्हें कहा गया कि ये चौकीदार चोर है, तो फिर बात मैं भी चौकीदार की आ गई, तो फिर वो इतना ज्यादा प्रचारित हुआ, इतना ज्यादा प्रसारित हुआ, माँ के गाली दिया गया काफी, उसको लेकर बिहार तो में फिर उन्होंने बहुत उसी उठाया। उस बात को लेकर के जो प्रचार प्रसार हुआ वो उल्टा दांव अक्सर पड़ता दिखाई दिया। जब जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र, और यही बात अब भी दिखाई दे रही है कि अब जब उन्हें ये कहा जा रहा है कि ये इस तरह, तो वो तो ये बता ही देंगे ना कि भाई आखिर उनके शासनकाल में क्या हुआ करता था। तो इसीलिए ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस चुनाव प्रचार में उतरना और इस तरीके से सीधे उन मुद्दों को एड्रेस करना जिसे विपक्ष या आरजेडी कांग्रेस अपना बड़ा हथियार बनाने की तैयारी में थे। तो पीएम मोदी ने जैसे ओबीसी और ईबीसी का मुद्दा इन्होंने उठाया कि हम ही उस क्लास का प्रतिनिधित्व करते हैं और ये सारा वर्ग हमारे साथ जुड़ जाए। प्रधानमंत्री ने उसी बात से अपनी भाषण की शुरुआत की थी कि हम कौन हैं जिसको एनडीए ने इस स्थिति में पहुंचाया कि मैं प्रधानमंत्री हूं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, तो आप तो करेंगे वाली बात कह रहे हैं और यहाँ एनडीए ने करके दिखाया। और एक बात और भी बता दूं, वहाँ के जो ग्राउंड रियलिटी है प्रशांत, बिहार में नरेंद्र मोदी बहुत पॉपुलर है। वहाँ के गांव-गांव में, वहाँ की जनता में, पिछले अगर 2020 का चुनाव अगर आपको याद हो तो याद कीजिए कि किस तरह से उन्होंने पिछली बार जबकि नीतीश कुमार और बीजेपी में उस तरह की ट्यूनिंग नहीं थी, बिल्कुल। बावजूद इसके नरेंद्र मोदी ने इतना अग्रेसिव वहाँ पर प्रचार किया। और इस बार इस बार नीतीश सरकार को डिफेंड करने के लिए, ताना बाना बुनने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूरी रणनीति बना रहे हैं और नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार से उसको और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और वहां की स्थिति यही है कि एनडीए ने चुनाव प्रचार इतने सटीक तरीके से अभी तक किया है, उनकी रणनीति बड़ी हो रही है, तो ये तमाम चीज़ें दिख रही हैं साफ में। लेकिन तेजस्वी यादव कोशिश कर रहे हैं कि एनडीए को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं चुनाव प्रचार में। लेकिन एक बात अब जनता तक के और जा रही है मैसेज के तौर पर, और वो ये कि जिस तरह से वोट अधिकार यात्रा निकाली थी और साथ में राहुल गांधी और तेजस्वी दिखाई दिए थे, तब लग रहा था कि एक बड़ा अग्रेशन है विपक्ष में और ये पूरी एकजुटता के साथ पूरे बिहार में दौरा करके। लेकिन ये मुद्दे की वजह से ही दोनों के बीच दूरी भी देखी गई, क्योंकि जहां राहुल गांधी सिर्फ वोट चोरी की बात कहते रहे, इलेक्शन कमिश्नर को ये साफ आरोप लगाते रहे, वो मुद्दा तो फेल ही हो गया। लेकिन तेजस्वी ने सीधे दूरी बनाई, उन्होंने अपनी जुबान पर इस मुद्दे को नहीं लाया। और इवन इस मुद्दे से उलट, ताकि कहीं ये बैकफायर ना कर जाए, उन्होंने एक नई यात्रा निकाली बगैर राहुल गांधी के। तो ये जो एक साथ चलने की शुरुआत और फिर दो रास्ते अपने अपने दिखाई दिए, यही दिक्कत है। ये चुनाव के बीच चौराहे पर आते आते दो रास्ते इसी विपक्षी दल के बड़े गठबंधनों के दलों के बीच में साफ दिखाई दिया, यानी तेजस्वी और राहुल के बीच में। यही अभी जो तेजस्वी की सबसे बड़ी मुसीबत यही है कि एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेशक उन्होंने एक साथ दिखाने की कोशिश की हो, लेकिन जो दूरियां हैं वो जनता के बीच में मैसेज तक चला गया है। अब ये दूरियों को बांटने के लिए बहुत टाइम नहीं है तेजस्वी के पास में। हालांकि तेजस्वी पूरी कोशिश कर रहे हैं, काफी अग्रेसिव चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उनकी दूसरी मुसीबत यह है कि उनके साथ देने वाला चुनाव प्रचार में कोई दूसरा नहीं है। और वहीं दूसरी ओर एनडीए के पास खुद नीतीश कुमार जो सीएम हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, तमाम जो बीजेपी की फौज है वहां पर मौजूद है। तो चुनाव प्रचार का जो जिस तरह से एनडीए का वो चल रहा है, उसको कितना पकड़ पाएंगे तेजस्वी यादव अकेले हो भी, क्योंकि राहुल गांधी के साथ उनका क्या ट्यूनिंग देखेगा वो तो आने वाले समय भी इतना नहीं बचा कि वो चीज़ों को भर पाए। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। तो तेजस्वी यादव कितना मेकअप कर पाते हैं चुनाव प्रचार से, क्योंकि ये पहले चरण के चुनाव होते होते लगभग चीज़ें तय हो जाएंगी और जनता का जो एक वो होता है कि किसको बनाना चाहते वो भी तय हो जाएगा।
27 में करके 14 नवंबर में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो क्या तेजस्वी यादव अपना जो सीएम बनने का सपना है जिसको जनता के बीच में ले जा रहे हैं, क्या वो पूरा कर पाएंगे इस बार? ये देखना बहुत दिलचस्प रहेगा। कांटे का मुकाबला है, बिहार का चुनाव बहुत कांटे का मुकाबला होने वाला है। तमाम घटनाओं पर हमारी नज़र बनी है। आप भी अपडेट्स के लिए कड़क को देखते रहिए। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर कड़क को सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।